हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के पिछले एक साल के जितने भी करंट अफेयर्स है वो सब डिस्कस करने वाले हैं। फॉर अभी 2023 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। और सिंस प्रीलिम्स के लिए हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें मेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स नहीं रहेंगे। सिर्फ प्रीलिम्स रिलेटेड जितने भी पॉइंटर्स हैं उस पर्टिकुलर न्यूज़ में भी वो सब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज़ पार्ट ऑफ PT 360 कोर्स, जो कि आप वेबसाइट विजिट करोगे synopsisize.com, यहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ओके, तो फूड सिक्योरिटी है पहला टॉपिक। एक और चीज़ है यहाँ पर, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर हम लोगों ने लिंक्स दिए हुए हैं सो दैट आपको पता लग जाए कि ये पढ़ने के बाद आपको कोई भी और मटेरियल रेफ़र करने की कोई भी नीड नहीं है। ये बिल्कुल ऑल इंक्लूसिव मटेरियल है। बहुत सारे लिंक्स और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स लेके और अलग अलग न्यूज़ लेके ये बनाया गया, तो सारी न्यूज़ यहाँ पर कवर्ड हैं ऑलरेडी। ओके, सो फूड सिक्योरिटी होती क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी के हिसाब से फूड सिक्योरिटी टॉपिक जो है सिंस न्यूज़ में है, तो फूड सिक्योरिटी ये होती है कि सभी लोगों को सभी टाइम पे उनकी अपनी अपनी फूड प्रेफरेंसेस के हिसाब से या अपनी अपनी डाइट के हिसाब से उनको अच्छा न्यूट्रिशियस फूड मिले, एक हेल्दी लाइफ मिले, और उनके पास अच्छे न्यूट्रिशियस फूड के लिए फ़िज़िकल, सोशल, इकोनॉमिक एक्सेस भी रहना चाहिए। तो ये यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी के हिसाब से फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन है। और आप जिस भी क्लास से हो, जेंडर से हो या रिलीजन से हो, आपको फूड तो अवेलेबल होना ही चाहिए। तो फूड सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए। 4 पिलर्स हैं जो कि फूड सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई किया गया है कि फूड सिक्योरिटी के कौन से 4 पिलर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड FAO के हिसाब से पहला है अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फूड सिक्योरिटी, फिर एक्सेस भी होना चाहिए कि ठीक है फूड तो अवेलेबल है बट अभी 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तो वो चीज़ भी किसी काम की नहीं है ना, तो इसीलिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फिर दूसरा एक्सेस भी होना चाहिए। तीसरा यूटिलाइज़ करना भी आना चाहिए, और ऐसा नहीं कि फूड पड़ा पड़ा वेस्ट हो रहा है कहीं पर बैकयार्ड में आपके, ठीक है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर फोर्थ है स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो फूड स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब विद टाइम 2 और पिलर्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं। एक है सेंट्रलिटी ऑफ एजेंसी, ये 5th पिलर है जो कि फूड सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट है। और 6th पिलर है सस्टेनेबिलिटी। फिर यूनाइटेड नेशन ने अभी राइट टू फूड को डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1948 में रिकॉग्नाइज भी किया था। बहुत सारे की इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, और कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। जेनेवा पैकेज है, जैसे ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी, एंड अलग अलग हैं। जेनेवा पैकेज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम यहाँ पर पढ़ने भी वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका क्या है कि अभी जो ग्लोबल एंड रीजनल फूड सिक्योरिटी है उनको G20 की प्रायोरिटी एजेंडा में लाया गया है। तो इंडिया की सिंस प्रेसिडेंसी चल रही है अभी G20 में, तो इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको लिया कि हम लोग भी अपने फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर हम आगे रखेंगे आपके, ताकि एक इक्विटेबल फूड सिस्टम्स भी प्रोवाइड हो सके और एक रेजिलिएंट सिस्टम हम लोग कुछ क्रिएट कर पाएँ, और जो भी फूड सिक्योरिटी के रिलेटेड जो भी हमें चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, वो सारी हम यहाँ पर एड्रेस करें। तो इंडिया ने UAE के साथ मिलके भी फूड सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर काफ़ी बात की थी अंडर I2U2। I2U2 क्या होता है कि एक तो इंडिया, इज़राइल और एक क्वाड्रिलेटरल ये पार्टनरशिप है। तो इंडिया, इज़राइल और UAE हो गया इसमें, प्लस USA, ठीक है। तो I2U2, ओके, ये पार्टनरशिप है इनकी। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022 का ये जो है रिपोर्ट, इसने रिसेंटली ये रिपोर्ट ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा ये रिलीज़ की गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 यूरोपियन NGOs ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थिंगर लाइफ इन अक्टूबर में रिलीज़ किया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO। ऑल्सो अगर आपको ये देखना है कि कहाँ से आई है न्यूज़, तो द हिंदू में ये न्यूज़ थी। इंडिया रैंक्स 107th आउट ऑफ 121 कंट्रीज़ ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ये टॉपिक न्यूज़ में रहा था, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंडिया 107th रैंक आई है इसकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जो कि साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ है सब में वर्स है, और ये देखा गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई थी WTO की, और इसमें जेनेवा पैकेज का आउटकम जो था वो उसको जेनेवा पैकेज कहते हैं। जेनेवा पैकेज में बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो डिस्कस हुई हैं, जिसमें फूड सिक्योरिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस अभी जेनेवा में जून 2022 में हुई थी, और उसका आउटकम अगेन जेनेवा पैकेज। इसने UN का जो
WEF प्रोग्राम है उसको एग्जेम्प्ट किया था फूड परचेज़ को, UN का WEF फूड परचेज़ को ये एग्जेम्प्ट किया था कि सिंस आपका ये जो काम है कि ये सारे फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए, इसलिए इसको हम एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से अलग रखेंगे, मतलब कि आपके ऊपर कुछ ऐसे टैरिफ्स या ट्रेड बैरियर्स वगैरह हम आपको उसमें नहीं लगने देंगे, तो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं लगेंगे। तो न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका यही था कि 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था WTO का, जिसमें ये पूरा कॉन्फ्रेंस जो है ये साथ में मिलकर जेनेवा पैकेज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे कि मल्टीलेटरल एग्रीमेंट किया ताकि जो भी हार्मफुल सब्सिडीज़ लगती हैं जैसे कि इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फ़िशिंग, वो अगले 4 साल तक के लिए आप कर्ब करने की कोशिश करोगे। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि जितनी भी सब्सिडीज़ हैं जो भी ग्रांट की जाती हैं या डेवलपिंग को या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं फ़िशिंग के लिए, उन पे कोई भी लिमिटेशन नहीं रहेगी। विद इन देयर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में जो भी सब्सिडीज़ ग्रांट की जाती हैं उसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी। फिर नेक्स्ट है एक बाइंडिंग डिसीजन रहेगा ताकि UN के जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जो अभी हमने डिस्कस किया कि उसमें ये सिंस ये अच्छे काम के लिए आपकी ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए, इसलिए एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से आपको अलग रखा जाएगा इसको। और आपकी डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी नीड्स जो है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी कि आप अपने फूड सिक्योरिटी नीड्स आप डोमेस्टिक तो पूरी कर नहीं रहे हो और आप बाहर भेजे जा रहे हो फूड, तो वो चीज़ भी फूड सप्लाईज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा ताकि आपकी डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी नीड्स सबसे पहले मीट हो जाएं। फिर बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो हमें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देखना कि WTO ने अभी 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी क्या हुई थी एंड जेनेवा पैकेज में क्या क्या है वो चीज़ हमने देखी है। नेक्स्ट है ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी। ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक अलायंस है जो कि ग्लोबल हंगर क्राइसिस को कम करने के लिए बात करता है। कुछ कुछ ट्रेड अग्रीमेंट्स किए जाते हैं बहुत सारे लोगों में जिससे कि हम लोग ये जो फूड सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है या हंगर की प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर पाएँ। तो एक कोऑर्डिनेशन बिठाने की बात हुई है फूड क्राइसिस में, जिस बहुत सारी गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, रीजनल एक्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर, ये सब मिल के कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे ताकि फूड सिक्योरिटी को और बेटर किया जाए और हंगर को मिटाया जाए। तो ये मई 2022 में लॉन्च हुई थी एट G7 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स इन बर्लिन, जर्मनी। एम क्या है इसका? सबसे पहले तो बहुत सारे जैसे इश्यूज़ हैं और उनको ख़त्म करना जो कि हमें फूड प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आ रही है, चैलेंजेस, उनको काउंटर करना। जैसे कि राइजिंग फूड प्राइसेस है या फिर कभी सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट आ जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है फार्मिंग में, फ्लडिंग ऑन फार्मिंग, तो इसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं फूड में। और कोविड-19 पेंडेमिक आया था उसकी वजह से प्रॉब्लम आया था। तो ये सारे इश्यूज़ को ख़त्म करने के ऊपर या कम करने के लिए बात की गई है। और साथ ही साथ जैसे यूक्रेन में जो वॉर एग्रेशन था उसकी वजह से क्या हुआ था कि ग्लोबल फूड कॉस्ट जो है उसमें काफ़ी इंक्रीज़ देखा गया था। तो उन फूड कॉस्ट को कम करना और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे फूड सिक्योरिटी में, वो चीज़ प्रोवाइड करना। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करती हैं, उसके बारे में बात करती हैं। ठीक है, तो ये अलायंस जो है किस किस के द्वारा सपोर्टेड है ये यहाँ पर दिया हुआ है। वर्ल्ड बैंक जो है वो उसने एक नया डेटा सेंटर क्रिएट किया है, ग्लोबल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी डैशबोर्ड ये नाम से, जिसमें क्या होता है कि आप फास्ट ट्रैक करते हो ऐसी रीजन्स या ऐसी जगहें जहाँ पर अभी फूड सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड हो पा रही है और उनको आप रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हो। तो न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका यही है कि जो ग्लोबल अलायंस है फूड सिक्योरिटी का, उसने ये ग्लोबल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी डैशबोर्ड लॉन्च किया है। एक की टूल है ये ताकि एक जो भी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हो रही है उसमें एक रैपिड रिस्पॉन्स उसमें प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ पर आप न्यूज़ लिंक पे क्लिक करोगे तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ टॉपिक है। ये नवंबर 9 2022 में ये टॉपिक न्यूज़ में आया था। इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने लॉन्च किया, क्योंकि UPSC में जैसे प्रीलिम्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे ये ग्लोबल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी डैशबोर्ड दे दिया और वहाँ पर अलग अलग आपकी ऑर्गेनाइजेशंस दे दी जाएंगी या एजेंसीज दे दी जाएंगी, तो उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है कि किसने लॉन्च किया है। फॉर एग्जांपल इस केस में कौन होगा? केस में वर्ल्ड बैंक होगा। और इसके साथ आपके लिए ऑप्शंस में क्या डाला जाएगा जो भी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डाल दिया जाएगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि फूड के बारे में लोग कैसे रिलेट करते हैं। बच्चे कंफ्यूज जनरली ऐसे हो जाते हैं कि ग्लोबल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी डैशबोर्ड है तो हो सकता है WHO ही होगा, हेल्थ से रिलेटेड है, बट WHO इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसीलिए यही
कुछ कुछ कन्फ्यूजिंग सी चीज़ होती हैं, और इसी वजह से जब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो हमारे लिए इसी वजह से ये शॉर्ट में एक हमें सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने की नीड होती है। इतने बड़े बड़े हमें थीसिस अभी नहीं पढ़ने हैं, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो कि जनेवा उसमें क्या क्या आता है और ये सारी चीज़ें बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वो चीज़ें जो है वो मेंस में लिखी जाती हैं, जिसमें आपके पूरा टॉपिक अच्छे से डिटेल में समझा जाता है। यहाँ पर क्या है, आपको मेन पॉइंटर्स ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको जैसे अपनी ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं कि ये याद रखने में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो एक जगह ना अलग से सिर्फ ये वाली एजेंसीज़ की और इनके अंडर कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो एक पेपर पे नोट करके आप रख लो, और उसी को ही बार बार रिवाइज करते रहो, एग्ज़ाम तक याद रहेगा। नेक्स्ट है ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है, एक इंक्लूसिव वॉलेंट्री एक्शन ओरिएंटेड मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अभी हमने रिसेंटली बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर पॉइंटर्स में थे जो हमने देखे, और ये रहे की इनिशिएटिव्स क्या हैं ताकि फूड सिक्योरिटी को हम लोग सिक्योर कर पाएँ। तो यहाँ पर जेनेवा पैकेज है वो हमने देखा, ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी देखा, फिर जैक्सा देखा, फिर आगे ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम सिंस एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये टॉपिक जो है वो न्यूज़ में रहा है, तो कैसे ना कैसे करके अगर एक टॉपिक न्यूज़ में आ जाता है, इसी वजह से हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो एक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रोग्राम आप इसको कह सकते हो, इसका विजन है ताकि फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन एंड रेजिलियंस जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से सिंस इनमें जब भी प्रॉब्लम आती है तो उस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी फसल ख़राब हो रही हो, या फूड के प्राइसेस उस वजह से राइज़ कर रहे हो। तो इस तरीके के जो भी चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को काउंटर करके हमें ये फूड सिक्योरिटी की न्यूट्रिशन रेजिलियंस जो है उसको इम्प्रूव करना है। और इसका एम क्या है कि ये कैटलाइज करेगा और हेल्प करेगा एक ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप्स को क्रिएट करने में, ताकि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है उसको अपनाया जाए, ताकि एक्शंस भी एनकरेज किए जाएं टू द 3 पिलर्स ऑफ CSA। CSA के 3 पिलर्स कौन से हैं? सबसे पहले तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और इनकम को इंक्रीज़ करना, दूसरा है कि रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज अडेप्ट करना और बिल्ड करना, फिर तीसरा है कि अगर मान लो क्लाइमेट चेंज हो भी जाता है, कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है, तो भी आपको ऐसी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी जिससे कि आप अगली बार से अगर क्लाइमेट चेंज की वही सेम प्रॉब्लम आती है तो आपकी फसल ख़राब नहीं होना चाहिए, आपके फूड प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, तो आपको कुछ ऐसा अपना इंतज़ाम करके रखना पड़ेगा। तो ऐसा रेजिलियंस बिल्ड करना पड़ेगा या अडेप्ट करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। तो साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जितनी भी होती हैं एग्रीकल्चर से, उसको रिड्यूस करना और रिमूव करना। तो ये 3 पिलर्स हैं CSA के, और यही 3 पिलर्स ऑफ CSA पे काम करने के बारे में बात की गई है। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करेंगे सो दैट इन ऑर्डर टू अचीव दीज पिलर्स। तो इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs, सिविल सोसाइटीज़ वगैरह, ये सारे मिलके इस पर काम करते हैं। इंडिया काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है इन द क्रिएशन ऑफ जैक्सा। एंड देन इसका आउटकम क्या है कि ये बेसिकली जब पेरिस में 2015 में क्लाइमेट समिट हुआ था, उसके बाद ये स्टेप्स लिए गए थे और ये पिलर्स वगैरह और सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी ताकि फूड सिक्योरिटी को और बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ही वही है, चैलेंज भी वही है। आप समझ सकते हो कि G20 की प्रेसिडेंसी अभी है इंडिया के पास, तब भी हम लोग यही फूड सिक्योरिटी का ही इशू डिस्कस कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। और साथ ही साथ एक और चीज़ है, जैक्सा जो है वो उसमें कोई भी बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस नहीं आते मेंबर्स में, ठीक है। ये चीज़ भी आप नोट कर सकते हो एक पेपर पे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके जो ऑब्लिगेशंस हैं वो बाइंडिंग हो जाते हैं, जिनके रेजोल्यूशंस आर बाइंडिंग ऑन इट्स मेंबर्स, ठीक है, बिकॉज सारे ऐसे नहीं होंगे जिन पे बाइंडिंग होंगे। फिर नेक्स्ट है ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। ये G20 के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगेन फूड प्राइस क्राइसिस हो गया था और फूड प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे थे, तो उसमें ग्लोबल रिस्पांस था 2007-8 में, तो इस वजह से ये लिया गया था। तो ये जो ग्लोबल एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, ये एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम में
लो इनकम कंट्रीज़ में इसको रेजिलियंस और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बिल्ड करने के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई भी क्राइस आ जाती है तो हम लोग एक रेजिलियंस और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बिल्ड करेंगे, ठीक है, ऐसा फूड सिस्टम हम लोग क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि जितनी भी लो इनकम कंट्रीज़ है ना, ये आप ध्यान रखना, अगर हम ग्लोबल एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, ग्लोबल अगर बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर लो इनकम कंट्रीज़ पर फोकस किया गया है, ठीक है, कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, इसका मतलब लो इनकम कंट्रीज एग्रीकल्चर कर रही हैं, गरीब लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये बात आप इस ऐसे रिलेट कर लेना, ठीक है, कि वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं और उन्हीं को ही आपको एक बेटर सिस्टम प्रोवाइड करके देना है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और बेटर हो और बूस्ट हो जाए। तो उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि लो इनकम कंट्रीज़ में इनकम इम्प्रूव करनी चाहिए और फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने की वजह से, ठीक है। फिर अगेन जो ग्लोबल एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है उसमें जो अंडर फंडिंग हो जाती है कुछ कंट्रीज़ की, या फिर रीजनल एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, उसकी जो अंडर फंडिंग होती है उसको भी एड्रेस करने के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंट्रीज़ के द्वारा ऑलरेडी डेवलप की गई हैं इन कंसल्टेशन विद द डोनर्स एंड द स्टेक होल्डर्स एट कंट्री लेवल, ठीक है। तो ये टॉपिक्स भी डिस्कस करता है सो दैट अगर आप बेटर फंड करते हो ऐसी कंट्रीज़ को, लो इनकम कंट्रीज़ को, तो वो कंट्रीज़ को एक बूस्ट मिलता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में और बेटर परफॉर्म करके देती हैं ये कंट्रीज़ आपको। एंड कौन कौन है जो कि गवर्न करते हैं इसको, तो डोनर्स हैं, रिसेपिएंट कंट्रीज़ हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, मल्टीलेटरल एजेंसीज जो कि अपनी एक्सपर्टीज़ एंड कंट्रीब्यूट करती हैं, एक्सपर्टीज़ देती हैं और डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करती हैं, ओके। कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फूड सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, WFP, FAO, IFAT। देन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके इनके बारे में आप एक एक लाइन पढ़ सकते हो, बट अगेन हम लोग डिस्कस तो करेंगे ही सिंस न्यूज़ में है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फूड सिक्योरिटी अभी इतना न्यूज़ में आ रहा है, तो इंस्टीट्यूशंस में भी आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ के जाना ज़रूरी है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सबसे पहले WFP, ओके, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के साथ जो कि फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करती है वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है और स्कूल मील्स का लीडिंग प्रोवाइडर है ये, ओके। तो अगेन एक कीवर्ड आ गया, तो इसको आपको इंपॉर्टेंट नोट करके रखना है। 1961 में फाउंड हुई थी और रोम में इसका हेडक्वार्टर है। एक टेक्निकल डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, कोई भी इमरजेंसी आ गई तो उसमें आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा और रिस्पॉन्स करना पड़ेगा उसको उसी हिसाब से। तो कैपेसिटी बिल्डिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले, तो एक टेक्निकल डेवलपमेंट असिस्टेंस तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा अगर आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। सप्लाई चेन्स को मैनेज करना, फिर लॉजिस्टिक्स मैनेज करना, साथ ही साथ सोशल सेफ्टी प्रोग्राम्स को प्रमोट करना और रेजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज अगेन उसको स्ट्रेंथन करना। तो ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र भी प्रोवाइड करती है, मेडिकल सप्लाईज भी प्रोवाइड करती है, पैसेंजर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स के लिए। तो ये काम होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कि अगर पूरी दुनिया में, आप इसको इस तरीके से समझो, पूरी दुनिया में अगर आपको फूड का एक प्रोग्राम आप कर रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं कि अभी कोई भी ऐसा पिज़्ज़ा का कोई सा ऐसा आपका एग्जीबिशन सा लग गया है, कॉन्सर्ट सा हो रहा है, ठीक है, तो एक फूड प्रोग्राम सा ऑर्गेनाइज हो गया। तो आप इसको इस तरीके से रिलेट करके समझो कि एक फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के लिए कौन कौन मेंबर होंगे। सबसे पहले तो स्कूल के बच्चे आ गए यहाँ पर, ठीक है, और मील्स खाने अपने, तो स्कूल मील्स यहाँ पर आ गया, ठीक है, स्कूल के बच्चे आए यहाँ पर साथ। अब जो बच्चे आएंगे उनको कुछ तो असिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, टेक्निकल डेवलपमेंट असिस्टेंट। इतना बड़ा प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो यहाँ पर टेक तो लगेगा ही, कि आपने इंस्टाग्राम से देख के आए आप, तो टेक्निकल आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो ऑब्वियसली अगर आप फूड प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करोगे और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पता लगेंगी, आपका डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी आपको। कोई भी इमरजेंसी हो गई, वहाँ पर कोई चीज़ पसंद नहीं आई, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे। तो इमरजेंसी चीज़ों के लिए, या फिर इमरजेंसी इस तरीके की आ गई कि एक जगह का काउंटर पे आपके पिज़्ज़ाज ख़त्म हो गए, तो आपकी क्या हो गई कि आपको उस पर्पज़ के लिए वहाँ पर आपको अपना कैपेसिटी बिल्डिंग अपना पहले से रखना पड़ेगा, पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स वगैरह मैनेज करके रखनी पड़ेगी। और अगर मान लो इतना ज़्यादा आपका स्टैम्पीड हो गया, वहाँ पर इतने सारे लोग आ गए पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो सोशल सेफ्टी भी आपको प्रमोट करनी पड़ेगी। साथ में अगर मान लो बारिश आ गई या क्लाइमेट चेंज हो गया, तो वहाँ पर आपको
उस चीज़ के लिए भी रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और वहाँ पर क्या है कि ऐसे जगह पर जहाँ पर फूड प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है कि एक डायरेक्ट कैश असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। मतलब कि यहाँ पर अब आप समझ लो, इसको इस तरीके से रिलेट करो कि यहाँ पर पेटीएम वगैरह नहीं चल रहा है या फिर क्यूआर कोड नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट कैश मांगा जा रहा है यहाँ पर कि कैश पेमेंट ही होगी। फिर अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो ऑब्वियसली मेडिकल सप्लाईज़ भी प्रोवाइड होने चाहिए। फिर वहाँ से आप किस तरीके से आ रहे हो उस जगह पर, कैसे जा रहे हो, पैसेंजर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं। ऐसे आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगा। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो 2020 में उसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था कि उन्होंने जो भी एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है या वॉर के एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर फूड असिस्टेंस अपनी इन्होंने प्रोवाइड की है। और एक फूड जो है एक वेपन ऑफ वॉर ना बन जाए या कन्फ्लिक्ट ना बन जाए, उस चीज़ को भी प्रिवेंट किया है। न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका यही है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो ये कहता है कि फूड सप्लाई चेन्स जो है वो यूक्रेन में फॉल अपार्ट कर रही हैं। तो इसी वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में था, द हिंदू में ये न्यूज़ में आया था। एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सेज फूड सप्लाई चेन्स फॉलिंग अपार्ट इन यूक्रेन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, IFAD। ये एक ऐसा सिंस अब सबसे पहले तो आप नाम इसका पढ़ो, इंटरनेशनल फंड है एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए। तो मतलब कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और यूनाइटेड नेशन, सबसे पहले तो पूरा इंटरनेशनल जहाँ पर बात आ जाता है यूनाइटेड नेशन का कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको निकल के आएगा। तो एक यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि अगेन जो कंट्रीज़ डेवलप कर रही है ना, डेवलपिंग कंट्रीज़, हम जैसी कंट्रीज़ जहाँ पर भुखमरी की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी, गरीबी की प्रॉब्लम है, ऐसी कंट्रीज़ में पॉवर्टी और हंगर को एड्रेस करता है। रूरल एरियाज़ में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के रूरल गांव से जितने भी एरियाज़ हैं जो कि जूझ रहे हैं बेसिकली इन प्रॉब्लम से, तो उनको ये एड्रेस करता है ये पर्टिकुलर एजेंसी। अब ये इकलौती ऐसी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ रूरल इकोनॉमीज़ और फूड सिक्योरिटी पे डील करती है। ठीक है, इसी पर ही फोकस करती है। हम लोग सिर्फ गांव की इकोनॉमीज़ पर और फूड सिक्योरिटी से डील करेंगे, मतलब शहरों में ये काम नहीं करेगी। अभी हेडक्वार्टर इसका रोम में 1977 में फाउंड हुई थी। ये 177 मेंबर स्टेट्स हैं और कौन कौन है इसमें जो कि इनके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा है, दैट इज़ OPEC, देन OECD। ठीक है, OECD का मैंने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए, वरना फर्स्ट लेक्चर में देखना कि जो भी अमीरों की किटी पार्टी होती है उसको कहते हैं OECD। ठीक है, उस तरीके से समझना तो रिलेट कर जाओगे एग्ज़ाम में। अब बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि लैंड एंड वाटर इम्प्रूवमेंट की जैसे बात कर रहे हैं, या फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, ट्रेन एजुकेट फार्मर्स, और बहुत एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़, नई नई टेक्नोलॉजी फार्मर्स को प्रोवाइड कही जाती हैं ताकि फार्मर्स और ज़्यादा खुद की भी डेवलपमेंट पर काम करें, क्लाइमेट चेंज पर रेजिलियंस बिल्ड करने का काम करती हैं, साथ में मार्केट एसेसिबिलिटी को एनहांस करने का काम करती है। तो उनको ये पर्टिकुलर एजेंसी फंड भी करती है और ऐसे इनिशिएटिव्स को स्पॉन्सर भी किया जाता है। न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका यही है कि जो MP की गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के साथ पार्टनरशिप करके काम कर रही है, जिसमें उसने 2 बहुत ही इनएक्सपेंसिव और इंजीनियस आइडियाज़ ला कर के दिए हैं, जिससे विमेन को एनकरेज किया जाएगा कि वो बैलेंस्ड मील्स कुक कर पाएँ। ठीक है, तो ये भी द हिंदू की न्यूज़ आई थी कि इनोवेटिव वे टू कम्बैट माल न्यूट्रिशन इन MP। ठीक है, तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट 2 इनएक्सपेंसिव इंजीनियर्स प्रोग्राम ये लॉन्च किए थे विमेन के लिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। FAO के बारे में तो जानना आपको ज़रूरी है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हंगर को, भूखमरी की प्रॉब्लम को और न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने में काम करती है कि ताकि हंगर डिफीट हो पाए और फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इम्प्रूव हो पाए। तो ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एफर्ट्स लेती है। UN की एजेंसी है अगेन। ठीक है, इंटरनेशनल UN की एजेंसी है जो कि ग्लोबल हंगर को कम्बैट करती है और रूरल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करती है। अक्टूबर 1945 में ये हुई थी और फाउंड हुई थी, एंड देन 195 मेंबर्स हैं इसके अंदर, और बाइनेरल कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये गवर्न की जाती है, और जो कि हर एक मेंबर कंट्री जो है आपस में रिप्रेजेंट करते हैं एक दूसरे को, एंड
EU भी इसका पार्ट है। इसमें क्या किया जाता है बेसिकली कि आपको एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज़ है, लैंड वाटर रिसोर्सेज, इन सब के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट्स और अलग अलग डेवलपमेंट एजेंसीज़ ये साथ में आती हैं और कोऑर्डिनेट करती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाती हैं ताकि इन सारी चीज़ों पर काम किया जा सके और इनमें इम्प्रूव किया जा सके, बेसिकली फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ओके, तो इन दी एंड काम उसी पे किया जाएगा, न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी इम्प्रूव हो और भुखमरी की प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए। तो कुछ रिसर्च किए जाते हैं इन प्रॉब्लम से डील करने के लिए। क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दी जाएंगी, डेटा कलेक्ट किया जाएगा सबसे पहले। तो पॉइंट नंबर 1 तो यही होना चाहिए कि सबसे पहले आप एग्रीकल्चरल आउटपुट प्रोडक्शन डेवलपमेंट के लिए डेटा कलेक्ट करोगे, फिर आप उसी के ऊपर आप रिसर्च करोगे, देखोगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो एजुकेशन से सॉल्व हो सकती है, फिर आप एजुकेशन इम्पार्ट करोगे, और अगर एजुकेशन से भी सॉल्व नहीं हो पा रही, फिर आप जाके टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करोगे इन प्रोजेक्ट्स पर। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलेगा, लूप चलेगा। मंथली फूड प्राइस इंडेक्स भी ये इशू करती है ताकि इंटरनेशनल प्राइस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी मेजर किया जा सके कि फूड कमोडिटीज़ की बास्केट में आज किसका प्राइस चेंज हो गया, आलू का प्राइस बढ़ गया है, प्याज का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, वो चीज़ देखी जाती है। अब न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये अक्टूबर 16 जो है वो वर्ल्ड फूड डे की तरह सेलिब्रेट होता है, और इसका जो फाउंडेशन डे है वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एजेंसी है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, जो कि वार्न करते हैं कि कोई भी एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी जो है वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना बन जाए या और ज़्यादा डिटीरियोरेट ना हो जाए कंडीशंस इन 19 कंट्रीज़ या फिर सिचुएशंस, जो कि हंगर हॉटस्पॉट भी कहते हैं जिनको। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हंगर हॉटस्पॉट्स हैं, यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना बन जाए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था एट फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स में, तो इसी वजह से न्यूज़ में था। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करता है जितनी भी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनकी गवर्नमेंट्स को, ताकि वो अपने कैपिटल प्रोजेक्ट्स को आगे परस्यू कर पाएँ। तो एक कलेक्टिव नेम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का। तो वर्ल्ड बैंक तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या होता है क्या। और ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ साथ ही इस्टेब्लिश किया गया था 1944 ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, एंड मेंबर कंट्रीज़ 189 कंट्रीज़ है, 173 कंट्रीज़ IDA की हैं, 189 कंट्रीज़ IBRD, जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, IBRD IDA। ओके, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? बहुत ज़्यादा अगर पॉवर्टी हंगर है उसको इरेडिकेट करना, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन अचीव करना, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करना, चाइल्ड मोर्टालिटी रिड्यूस करना, HIV एड्स कॉम्बैट करना, मलेरिया और बाकी की डिजीज़ को कॉम्बैट करना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना, और एक ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट को और ज़्यादा डेवलप करना। तो देखो यहाँ पर सिंस हम वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, WHO नहीं है अभी यहाँ पर, बट सिंस वर्ल्ड बैंक भी देखो आप पॉवर्टी हंगर से डील कर रहा है ना, तो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी, चाइल्ड मोर्टालिटी, हेल्थ की चीज़ों से डील कर रहा है ना, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि अगर कोई भी हेल्थ रिलेटेड बात आ गई या डिजीज़ रिलेटेड बात आ गई या ऐसी हंगर की या पॉवर्टी की बात आ गई तो उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही आएगा, वो ज़रूरी नहीं होता। तो ऐसे जब तक ना पता हो ना, अंधाधुन बिल्कुल ऐसे कोई भी टॉपिक पर टिक मत मार के आना या कोई भी ऑप्शन पर, जब तक श्योरिटी ना हो। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि वो मार्क्स मिलेंगे इतने कट जाता जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, वो दिक्कत दे है। न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका ये है कि वर्ल्ड बैंक का जो फ्लैगशिप है वो लॉन्च किया गया था जेंडर टूल किट दिसंबर में, और एक 2 वॉल्यूम गाइड है ये जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्रिएट की गई थी विद अ 4 पिलर इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क। जितनी भी अर्बन बॉडीज़ हैं उनके लिए ये बनाया गया था ताकि वो एक जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस प्रोग्राम डिज़ाइन करें। ठीक है, तो जेंडर के ऊपर ये बात की गई थी। यहाँ पर ये न्यूज़ आई थी, वर्ल्ड बैंक्स फ्लैगशिप जेंडर टूल किट लॉन्च। ओके, तो ये एक 2 वॉल्यूम गाइड है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्रिएट की गई थी। 4 पिलर इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है अर्बन बॉडीज़ के लिए। एक जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी पब्लिक स्पेसेस प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है जियो पॉलिटिक्स। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लेवल पर जियो पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें फॉरेन पॉलिसी को स्टडी किया जाता है ताकि हम लोग जितने भी जोग्राफिकल वेरिएबल्स हैं उनके थ्रू पॉलिटिकल वेरिएबल्स को समझ पाएँ, एक्सप्लेन कर पाएँ और प्रिडिक्ट भी कर पाएँ
ठीक है, कि हर जगह इंटरनेशनली जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो ऐसा क्यों है, अगर है उसको समझें, उसको एक्सप्लेन करें, प्रिडिक्ट करें कि आगे क्या हो सकता है। तो उनके जोग्राफिकल वेरिएबल्स के हिसाब से ही वो चीज़ हम गवर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उसको हम जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। ये मेथड है फॉरेन पॉलिसी को समझने का। इसमें क्या होता है, एरिया स्टडीज़ आती हैं, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, डेमोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, अप्लाइड साइंस ऑफ द रीजन, ये सारी चीज़ों को इवैल्यूएट किया जाता है। जियो पॉलिटिक्स बेसिकली पॉलिटिकल पावर पर फोकस करता है, जो कि जोग्राफिक स्पेस से लिंक करती हैं। फिर क्रिस्टोफर गॉगवेल्ड के हिसाब से ये जो टर्म है, ये अभी एक सिनोनिम फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशंस की तरह भी यूज़ होती है। अगर आपको मतलब कि जियो पॉलिटिक्स वर्ड समझना है तो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशन को समझाती है, जियो पॉलिटिक्स मतलब कि यही चल रहा है। ओके, न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका ये है कि इंडिया का जो अभी का पॉलिसी है जियो पॉलिटिकल एंड्स को परस्यू करने का विदाउट जियो इकोनॉमिक बिलास्ट, ये एक रिग्रेसिव स्टेप है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में था, जियो पॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स, अ फूल्स एरेंड। ठीक है, कि इंडिया के जो करंट पॉलिसी है जियो पॉलिटिकल एंड्स को परस्यू करने की विदाउट जियो इकोनॉमिक बिलास्ट, एक बहुत ही रिग्रेसिव स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि सिंस इंडिया जो है वो जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का पार्ट तो बनना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन में, बट यहाँ पर क्या है कि सिंस एक मेजर पिवट भी बना है ग्लोबल इंडो पैसिफिक ग्रैंड स्ट्रैटेजिक इमेजिनेशन में, और बहुत सारी चीज़ें टेम्पटेशंस उसने अवॉइड भी की हैं। ठीक है, तो बट ये जो स्टेप है विदाउट द जियो इकोनॉमिक बेलास्ट काफ़ी प्रॉब्लमेटिक स्टेप रहेगा इंडिया के लिए। इसको हम लोग डिटेल में, इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग डिटेल में, हमें मेंस इन 300 टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया है, तो वहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल में ये चीज़ समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ दादा भाई नाउरोजी। तो दादा भाई नाउरोजी टॉपिक में रहा था, उनकी 130वीं एनिवर्सरी थी, तो इस वजह से ये टॉपिक न्यूज़ में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसी जो पब्लिक फिगर्स होती हैं और जो की प्रोमिनेंट फिगर्स होती हैं, अगर वो कभी भी न्यूज़ में आती है ना, तो वो बहुत चांसेस हो जाते हैं उसके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाने के लिए। तो इसी वजह से ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़ के जाना और अच्छे से पढ़ लेना। तो दादा भाई नाउरोजी जो है वो, उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे। एक इंडियन मॉडरेट पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिकल लीडर, मर्चेंट, स्कॉलर, राइटर रहे हैं वो। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऑल्दो वो फर्स्ट एमपी थे जो कि इंडियन एमपी जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। और दूसरी चीज़ है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए भी उन्होंने एक फाउंडिंग मेंबर वो थे, फाउंडिंग मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी, ऑल्दो 3 साल वो प्रेसिडेंट भी रहे थे। और इनफैक्ट वो ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने जब अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस किया था कांग्रेस के लिए, और 1906 का जो कांग्रेस सेशन था वहाँ पर जो अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था, उसमें उन्होंने ही स्वराज को अपना कांग्रेस का गोल जो है वो बताया था। तो स्वराज सबसे पहले उन्हीं के ही प्रेसिडेंशियल एड्रेस में सुना गया था। ठीक है, तो एक फाउंडिंग मेंबर थे, अगेन प्रेसिडेंट रहे थे 3 साल के लिए, या आप पढ़ सकते हो कौन कौन से ईयर्स थे। उनकी एक बुक आई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उनका जो थ्योरी था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, वो काफ़ी फेमस हो गई थी। हम अभी तक भी पढ़ते हैं उस चीज़ को, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। नहीं पता आपको तो अगेन आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ने की नीड है। इनफैक्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी हमने 2020-50-50 सीरीज़ में भी डिस्कस किया है, जिसमें हम जो 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम सिनॉप्सिस में कवर कराते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उस लिस्ट में भी कवर्ड है कि ऐसे टॉपिक्स, वो 70 टॉपिक्स जो कि हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ उसमें से क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी की फेवरेट रहे हैं, तो उनमें से ड्रेन ऑफ वेल्थ भी है। ठीक है, तो वो हमने 2020-50-50 सीरीज़ में भी कवर किया है। तो नाउरोजी ने काफ़ी काम किया है ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन को रीस्टोर करने के लिए, और उन्होंने एक रहनुमाई मजदयासन सभा ये बनाई थी 1851 में, और ये फाउंड की गई थी ताकि ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन को रीस्टोर किया जाए। और उन्होंने ज़ोरास्ट्रियन कंसेप्ट्स को और क्लैरिफाई करने के लिए और पारसी सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट करने के लिए गुजराती फोर्टनाइटली पब्लिकेशन लेके आए थे वो, रस गुफ्तार, जिसका मतलब होता है द ट्रूथ टेलर। 1854 की ये बात है। 1867 में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को भी इस्टेब्लिश होने में हेल्प किया था, जो कि एक प्रेडिसेसर थी, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले की बात है ये। ठीक है,
अब ऐसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन एमपी ये रहे थे जो कि लिबरल पार्टी के लिए इलेक्ट किए गए थे। 1892 के जनरल इलेक्शंस थे उस टाइम पर। स्वराज सबसे पहले उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था, तो वो कांग्रेस का गोल की तरह ये वर्ड सामने आया था कैलकाटा सेशन ऑफ 1906 में। फिर नाउरोजी जो है वो बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले के भी एक मेंटोर रहे हैं। एंड न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका ये है कि 2022 जो है वो 130th एनिवर्सरी मनाता है ऑफ द इलेक्शन इन 1892, जो कि फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू द हाउस ऑफ कॉमन्स रहे थे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू दी हाउस ऑफ कॉमन्स, उस चीज़ का 130th एनिवर्सरी था। इसी वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में रहा था। द हिंदू में ये न्यूज़ आई थी, तो ये न्यूज़ देखी गई थी कि दादा भाई नारोजी अ लीडर हु सर्व्ड इंडिया एंड ब्रिटेन। ठीक है, तो ये जो ईयर है तो वो एक इलेक्शन का एक 130th एनिवर्सरी है। वो इसीलिए है क्योंकि सिंस ऋषि सुनक से उसको थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं कि कंपैरिजन मोड में कि एक ऋषि सुनक जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं ग्रेट ब्रिटेन के, और इससे पहले कौन बने थे एक फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन एमपी, तो उस कंटेक्स्ट में हम लोग इनको देख रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा क्या होता है कि ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अभी भी इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया के ही लोग हैं, मतलब कि जो बाहर रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें एनआरआईज भी आते हैं एंड देन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन भी आता है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया भी आता है उसमें। तो ऐसे लोग जो कि इंडिया के ही हैं और इंडिया के बाहर रह रहे हैं, चाहे वो अभी आप टेम्परेरीली गए हो, चाहे पढ़ाई के पर्पज़ से जैसे आप टेम्परेरी गए हो और वापस आ जाओगे, और या फिर आप परमानेंटली रह रहे हो पर आप पैदा इंडिया में हुए हो या फिर इंडिया के हो, आपकी सिटीजनशिप यहाँ की थी पहले या फिर चेंज हो गई उस कंटेक्स्ट में। ठीक है, और जो भी अपना ओरिजिन जो है वो इंडिया में ट्रेस कर सकते हैं कि हाँ भाई हम इंडिया में थे, तो ये सब लोग यहाँ के मेंबर आ जाते हैं। और मेजर कंसंट्रेशन हम लोगों का कहाँ पर है, यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ, ईयू, साउथ एंड वेस्टर्न अफ्रीका, गिमिटिया कंट्रीज़। ठीक है, तो इन न्यूज़ में इसीलिए था, रिसेंटली एक पार्लियामेंट कमेटी ने कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट रिलीज़ की थी इंडियन डायस्पोरा की, और ये पैनल को पीपी चौधरी ने हेड किया था। उन्होंने कहा था ये बहुत ही हैरानी की बात है कि एक क्लियर कट पॉलिसी है ही नहीं इंडियन डायस्पोरा पे, वो अभी भी गवर्नमेंट को बनानी है ये पॉलिसी, जबकि इंडियन डायस्पोरा जो बाहर, जो हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं या इंडिया के जो लोग जो बाहर रह रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तब भी ये क्लियर कट पॉलिसी है ही नहीं उनके लिए। तो 17.5 मिलियन पे इंडियन डायस्पोरा जो है वो सबसे बड़ा है वर्ल्ड में, यूएन रिपोर्ट थी ये 2019 की। नेक्स्ट टॉपिक है आईसीसीआर। ये हम टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, तो वो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो इतना ही था इसमें। ओके, और ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था आईसीसीआर, तो वो भी आप देख सकते हो। टॉपिक्स काफ़ी बार चेंज भी हुए हैं, बट आईसीसीआर काफ़ी बार टॉपिक में रहा है, न्यूज़ में रहा है, और 2 बार तो हम ही इसमें अभी देख चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे साल में अगर 2-3 बार आप देख रहे हो तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको करके जाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो आईसीसीआर के बारे में आप पढ़ लेना। तो ये अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए भी था कि एक एलुमिनाई पोर्टल लॉन्च किया था फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, और 75 ईयर्स हो गए इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आईसीसीआर ने एक प्रोग्राम प्लान किया है, नेक्स्ट जनरेशन डेमोक्रेसी, जो कि कंट्री के रिच डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को एम्फेसाइज करता है। बस इसलिए न्यूज़ में, इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ आई थी। ठीक है, तो यहाँ से ये ली गई है। फॉर 75th इंडिपेंडेंस डे आईसीसीआर प्लान्स इवेंट टू शोकेस इंडियाज़ रिच कल्चर। ओके, so this was the news. So this is our website synopsisis.com। यहाँ पर आप जाओगे तो होम पेज पर ही आपको PT 360 का कोर्स मिल जाएगा। तो फॉर एनी डिटेल्स अबाउट दिस कोर्स वो आप देख सकते हो। कोर्स डिफरेंशिएटर ज़रूर पढ़ना आप सारे कोर्सेज का, जो भी कोर्स आप देखोगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।